नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइसाना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने जाना कि शिक्षक के व्यक्तिगत गुण किस प्रकार के होने चाहिए, शिक्षक के बौद्धिक एवं भावनात्मक गुण किस प्रकार से होने चाहिए और एक आदर्श शिक्षक में व्यावसायिक नैतिकता के गुण किस प्रकार से होने चाहिए, जिससे वो बेहतर ढंग से कक्षा को संचालित कर पाए और अटेंशन प्राप्त कर बच्चों का इंटरेस्ट शिक्षा के प्रति डेवलप करें। अपने प्रोफेशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, प्रदर्शित करना है, इस चीज़ को जाने समझें। तो इन सभी पॉइंट्स पर हमने डिटेल में स्टडी की। आशा करता हूँ कि आपको सभी पॉइंट्स इजीली क्लियर हो पाए होंगे। आज की क्लास में हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक शिक्षक के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आचार संहिता के गुण कैसे होने चाहिए एवं एक शिक्षक विद्यालय में व्यावसायिक आचरण एवं नीति को किस प्रकार से प्रदर्शित करें जिससे वो विद्यालय को सही ढंग से समायोजित कर पाए। तो इन सभी बातों को डिटेल में स्टडी करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके सुपर टेट एग्जाम्स में एक प्रश्न तो निश्चित है, और अगर दो प्रश्न भी पूछ लिए जाए तो इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है आपका वो ये है कि व्यक्तिगत सामाजिक आचार संहिता के गुण एक शिक्षक के किस प्रकार के होने चाहिए। तो देखिए, एक शिक्षक के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आचार संहिता के गुण कैसे होने चाहिए, इनको हम डिटेल में जानेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है आपका कि व्यक्तिगत सामाजिक आचार संहिता के गुणों के अंतर्गत शिक्षक में कुशलता के गुण होने चाहिए। यानी कि शिक्षक में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, तो कुशलता के गुण होने चाहिए। यानी कुशलता का मतलब होता है इस प्रकार के स्किल डेवलप होने चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति को तुरंत एडजस्ट कर ले और उसको बेहतर ढंग से संचालित करें। तो इस प्रकार से एक आदर्श शिक्षक में कुशलता के गुण होने चाहिए, यानी कि किसी भी परिस्थिति को, किसी भी कंडीशंस को वो एक्सेप्ट करे और उसको तुरंत इस तरीके से एडजस्ट करे कि वो सही से सही ढंग से संचालित हो पाए। तो इस प्रकार से एक शिक्षक में कुशलता के गुण होने चाहिए। इसके अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट आता है आपका स्टूडेंट्स वो ये है कि शिक्षक के व्यवहार में विश्वसनीयता होनी चाहिए। देखिए, शिक्षक का जो व्यवहार है उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब होता है फुल्ली कंसंट्रेट के साथ एक कॉन्फिडेंट उनके चेहरे पर साफ झलकने चाहिए, आत्मविश्वास होने चाहिए। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, आत्मविश्वास आपके अंदर तभी आते हैं जब आप टॉपिक पे या किसी भी विषय पे आपका कमांड बहुत बेहतर हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपसे अभी कह दिया जाए कि आप पढ़ाइए इस टॉपिक को, तो आप बड़े ही ईजीली, शांत स्वभाव के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट फुली आप इजीली पढ़ा सकते हैं। बट जो सब्जेक्ट्स आपके लिए टिपिकल है, जिसके विषय में, जिसके बारे में आपके पास डिटेल नॉलेज नहीं है, उसको यदि आपको पढ़ाने के लिए दिया जाए तो आप थोड़े से संकोच प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको संकोच हो सकता है, डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि उसको आपको रिवाइज करना है। एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आप विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ईजिली पढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षक के व्यवहार है उसमें विश्वसनीयता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक अगर विश्वास के साथ, विश्वसनीयता के साथ अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे उनसे ज़्यादा इम्प्रेस होंगे और बच्चे को अच्छा लगेगा, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो भी आपकी बातों को फॉलो करने की कोशिश करेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसके लिए आपको ये छोटी छोटी बातों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी बातों को मिलाकर आप एक बेहतर और एक आदर्श टीचर बन पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी ईजिली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक का व्यवहार निष्पक्ष होने चाहिए। देखिए, निष्पक्ष होने चाहिए मतलब शिक्षक किसी भी बच्चे में पक्षपात नहीं करने चाहिए। कोई भी उनका ऐसा नहीं कि उनके कोई एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और किसी को वो जो है बहुत अच्छा नहीं समझते, इस प्रकार के नहीं होने चाहिए। सभी बच्चे उनके फेवरेट होने चाहिए, सभी को आपको एक समान देखना चाहिए। आप कहीं पर भी भेदभाव नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे भी बाकी बच्चों के साथ अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ऐसे प्रदर्शित नहीं करेंगे कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, उससे दूसरे बच्चों के अंदर नेगेटिविटी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस प्रकार के व्यवहार करने चाहिए कि सभी बच्चे आपके ही हैं और आपके फेवरेट हैं, तो किसी के साथ आप पक्षपात नहीं करेंगे, यानी कि आपके व्यवहार निष्पक्ष होने चाहिए।
आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि शिक्षक खुले मस्तिष्क के होने चाहिए, यानी कि जो शिक्षक है वो ओपन माइंडेड होने चाहिए, यानी कि जो भी विचार उनके मन में आते हैं तो उसको स्पष्ट रूप से क्लियरली बोलने चाहिए। उनका जो आइडियाज़ है, उनके जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होने चाहिए कि वो क्या चाहते हैं बच्चों से, किस प्रकार से कार्य करवाना चाहते हैं और वो खुद किस तरीके से कार्य करते हैं। मतलब वो ओपन माइंडेड व्यक्ति होने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशंस में खुद को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, समानुभूति करना, इस प्रकार के खुले विचार वाले होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक में सहयोग की भावना होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, सहयोग की। तो सहयोग का मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। मतलब शिक्षक ऐसे नहीं होने चाहिए कि हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। शिक्षक का रोल ही होता है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास आए, कोई भी बच्चा उनके पास आए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है और उनको हेल्प चाहिए तो उसे सहयोग की भावना के साथ उसे पूरा करें, ताकि बच्चे को अच्छा महसूस हो और बच्चा अपने जीवन में अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करे और अपना अधिक से अधिक विकास कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक का आदरपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यानी कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो आदरपूर्ण होने चाहिए। मतलब आदर करना चाहिए, हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी बच्चा आता हो तो उस बच्चे का आदर उस शिक्षक को करने चाहिए। मतलब आदर के साथ सभी बच्चों से घुलने मिलने चाहिए, सभी बच्चों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ताकि बच्चे भी आपके व्यवहार से प्रभावित हो पाए और आपको भी उसी तरीके से रिस्पेक्ट दें। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स वो की पॉइंट्स है जहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि एक आदर्श शिक्षक में या शिक्षक के व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक के अंतर्गत एक आदर्श शिक्षक में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। सहयोग की भावना होनी चाहिए, आदरपूर्ण व्यवहार होने चाहिए, या फिर खुले मस्तिष्क के होने चाहिए, या फिर उनके व्यवहार निष्पक्ष होने चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन बनाकर आपके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि एक आदर्श टीचर में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, और यदि आपको कोई पॉजिटिव पॉइंट दिखता है तो वो उसका बेहतर राइट ऑप्शन हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि शिक्षक छात्र हितैषी होने चाहिए, यानी कि छात्र हितैषी का मतलब होता है छात्र का शुभ चिंतक, यानी कि शुभ छात्र के बारे में अच्छा सोचने वाला होना चाहिए शिक्षक। मतलब एक शिक्षक का रोल होता है कि वो किस तरीके से मेहनत करे और कितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत उन बच्चों के लिए कर पाएँ जिससे बच्चे अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो पाए। तो इसके लिए जो शिक्षक है वो छात्र हितैषी होने चाहिए। मतलब छात्रों के प्रति छात्रों का बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक होने चाहिए, हमेशा छात्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास उनके मन में होने चाहिए। तो इस प्रकार के गुण एक आदर्श शिक्षक में होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक में सामाजिकता के गुण होने चाहिए। देखिए शिक्षक में सामाजिकता के गुण, यानी कि समाज को लेकर आगे बढ़ने का गुण होना चाहिए। समाज के बाकी लोगों से अच्छे संबंध होने चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए और किसी भी तरीके से समाज को कैसे आगे डेवलप किया जाए, इस प्रकार के गुण एक शिक्षक के अंदर होने चाहिए। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक में सुझाव देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक में किस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो सुझाव देने की प्रवृत्ति। सुझाव का मतलब शिक्षक में गाइड करने की प्रवृत्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो इस बात की जानकारी एक अध्यापक में होनी चाहिए कि कौन से चीज़ उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए सही है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, किस प्रकार से उनको इस कार्य को सॉल्व करना चाहिए, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। इस प्रकार के सुझाव देने की प्रवृत्ति शिक्षक के अंदर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति होंगी तभी वो समाज को, छात्र को आगे विकसित कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक स्वाभिमानी होने चाहिए, यानी कि शिक्षक में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, स्वाभिमानी। स्वाभिमानी और अभिमानी दो ऐसे पूरक शब्द हैं एक दूसरे के कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अभिमान का मतलब होता है अहंकार करना, ठीक, घमंड करना, यानी कि खुद का ही भला
सोचना। और स्वाभिमान का मतलब होता है कि दूसरों का भला सोचना, यानी कि खुद के साथ साथ दूसरों का कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, दूसरों के बारे में शुभ शुभ कैसे सोचा जा सके, यानी कि दूसरों के बारे में सुविचार रखना। इस प्रकार के शब्द को हम स्वाभिमानी कहते हैं। तो एक शिक्षक में स्वाभिमानी गुण होने चाहिए। स्वाभिमान का मतलब दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों को कैसे अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाया जाए, उनका विकास किया जाए, इस प्रकार के गुण एक शिक्षक के अंदर होने चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि आप एक आदर्श शिक्षक में स्वाभिमान के गुण भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक त्रुटियों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो त्रुटियों को स्वीकार करने वाला। देखिए, अगर किसी शिक्षक से कहीं गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उस शिक्षक को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कोई गलती नहीं करते, क्योंकि अगर किसी इंसान से कभी कोई गलती नहीं होता है तो फिर वो तो ईश्वर ही हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। ह्यूमन बींग से कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, और एक शिक्षक से भी यदि गलती हो जाए तो उस शिक्षक को अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और उस गलती को सुधार करने का प्रयास उस अध्यापक को करने चाहिए। यदि कोई अध्यापक इस प्रकार से अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उसको सुधार करता है तो वो एक आदर्श शिक्षक कहलाते हैं, और वो अपने जीवन में शिक्षक के रूप में अपने आप को उच्चतम बिंदु पर पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार के गुण एक आदर्श शिक्षक में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को ईजिली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक में दृढ़ निश्चय की प्रवृत्ति हो, यानी कि दृढ़ निश्चय का मतलब होता है कि जो निश्चय आपने कर लिया उस पर अटल रहना है, यानी कि इस प्रकार की आपकी सोच, इस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर आपने कोई उद्देश्य बना लिया अपने मन में तो उस उद्देश्य को किस तरीके से पूरा करना है, उसके लिए अपना जी जान लुटा देना, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की डेडिकेशन, समर्पण आपका होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं तो आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आचार संहिता के गुणों के अंतर्गत एक शिक्षक में सृजनात्मकता एवं आत्मविश्वास होना चाहिए। देखिए, सृजनात्मक एक पॉजिटिव वर्ड है, आप जानते हैं, क्रिएटिविटी। तो एक अध्यापक में क्रिएटिविटी होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अध्यापक को किस तरीके से, कौन से एग्जाम्पल कब प्रस्तुत करने हैं, इस प्रकार के गुण होने चाहिए, तभी वो बच्चों को समझा सकते हैं। अगर वो नकल पे नकल करेंगे, यानी कि बुक्स में जो लिखे हैं, जो उदाहरण बताए गए उन्हीं उदाहरणों को बताएंगे, तो उससे वो बच्चे को समझा नहीं पाएंगे टॉपिक को, और उससे बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वो एक रटन प्रणाली हो जाएगा। तो इसलिए एक शिक्षक के अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक शिक्षक जब भी कोई टॉपिक पढ़ाएं, उस टॉपिक को उन बच्चों के डेली बिहेवियर से रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा और वो उस टॉपिक को लंबे समय तक याद रख पाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से एक शिक्षक में क्रिएटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि नए तरीके से, किसी भी तरीके से बच्चे को समझाना आना चाहिए, और ये सभी चीज़ों को करने के लिए उनके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि एक शिक्षक में सृजनात्मकता एवं आत्मविश्वास के गुण सही ढंग से होंगे, आत्मविश्वास आपके अंदर तभी आएंगे जब आप उस टॉपिक को बार बार अभ्यास करेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आत्मविश्वास आपके चेहरे पर साफ झलकेगा, और इसके साथ साथ आप नए तरीके से आइडिया लगा पाएंगे कि इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे किस तरीके से इस बच्चे के लेवल पर उतरना होगा, और बच्चे की डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल उसके सामने प्रस्तुत करने होंगे जिससे उस टॉपिक को ईजिली समझाया जा सके। तो इसलिए एक शिक्षक में सृजनात्मकता एवं आत्मविश्वास के गुण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और व्यक्तिगत, सामाजिक, आचार संहिता के गुणों के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सभी पॉइंट आप इजीली समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ से सीधे सीधे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और यही शब्द से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। अगर इन शब्दों को आप पढ़कर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को छांट पाएंगे, तभी आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका राइट ऑप्शन ईजिली दे पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को ईजिली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट
आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि बाल मनोविज्ञान एवं अधिगम सिद्धांतों का ज्ञान, यानी कि एक आदर्श शिक्षक में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके अधिगम सिद्धांतों का ज्ञान, यानी कि साइकोलॉजिस्टों के द्वारा जो अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं इनका ज्ञान होना भी एक आदर्श शिक्षक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ को आप बेसिकली यूपी टेट और सी टेट के दौरान डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा भी आपके सुपर टेट के सिलेबस में ये टॉपिक आपको स्पेशली दिए गए हैं जो 10 मार्क्स के अंतर्गत दिए गए हैं बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आपके 6 टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको अधिगम सिद्धांतों के बारे में भी डिटेल में बताया गया है और ये आपके सिलेबस में सुपर टेट में है जहाँ से आपके 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको भी मैंने डिटेल में कराया है। आपने अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका हेल्प भी आपको मिलेगा, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपने नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर CDP सेक्शन का जो प्लेलिस्ट बना है उस पर जाकर 6 के 6 टॉपिक को मैंने डिटेल में कराया, उनको आप ईजिली कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की विषय वस्तु का ज्ञान। देखिए आप किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए अपनी कक्षा में जाते हैं तो आपको उस विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से परिचित हैं और आपको हर एक विषय वस्तु का ज्ञान अवश्य होगा क्योंकि सुपर टेट के सिलेबस में आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। चाहे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो भी उसके अंतर्गत आप पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जो 1 to 5 की क्लास में जो हिंदी है उसको तो आप इजीली पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने जो सुपर टेट के लिए जो मेहनत की है हिंदी को लेकर और बाकी अदर सब्जेक्ट जैसे SST हो गया, साइंस हो गया, यहाँ पर एक एक मार्क्स के लिए जो आपने मेहनत की है वो सभी मेहनत आपको काम देंगे। आप किसी भी विषय को अपनी कक्षा में जाकर इजीली पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए विषय वस्तु का ज्ञान एक आदर्श शिक्षक में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि एक शिक्षक में विषय वस्तु का ज्ञान होगा तभी वो बेहतर ढंग से अपनी कक्षा में अटेंशन प्राप्त कर पाएंगे। और सुपर टेट के सिलेबस के अंतर्गत आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको मैथ्स भी आने चाहिए, आपको साइंस भी आने चाहिए, आपको SST भी आने चाहिए, सभी विषय आपको प्रॉपर आने चाहिए। तो इसलिए विषय वस्तु का ज्ञान जो है वो आपको अवश्य ही होगा, इतना मैं उम्मीद आपसे रख सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट शिक्षण कौशल का ज्ञान होना। तो देखिए शिक्षण कौशल का ज्ञान भी एक अध्यापक को होना चाहिए कि किस तरीके से उनके टीचिंग स्किल को डेवलप किया जा सके जिससे वो किसी भी टॉपिक को बड़े ही आसानी से बच्चों तक पहुंचाए उस मैसेज को और बच्चे उसको इजीली समझे। इसके अंतर्गत बहुत सारे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण होते हैं, इन सभी का वो डिटेल में स्टडी करते हैं एक शिक्षक जब वो DLED या फिर B.Ed का प्रशिक्षण लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको शिक्षण कौशल का ज्ञान दिया जाता है और 2 साल के प्रशिक्षण में आप अपने शिक्षण कौशल को ही विकसित करते हैं। तो इसको भी मैंने आपको डिटेल में सुपर टेट के सिलेबस में ये भी आपका 10 मार्क्स का टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको 8 टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके सीधा सीधा DLED के एग्ज़ाम्स में DLED के 4 सेमेस्टर में होते हैं। वो सभी 8 के 8 टॉपिक को मैंने आपको डिटेल में कराया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी टॉपिक्स किए होंगे और आप समझ पाए होंगे कि एक शिक्षक को किस प्रकार से अपने शिक्षण स्किल को डेवलप करने होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक गुण होने चाहिए। यदि आप इस तरीके से व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुणों से परिचित होंगे तभी आप एक आदर्श टीचर बन पाएंगे और अपनी कक्षा में बेहतर ढंग से अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा अटेंशन भी प्राप्त कर पाएंगे और बच्चों का अधिक से अधिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। आशा करता हूं कि यहाँ तक इस टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी बातें मैंने आपके साथ की हैं उन सभी पॉइंटों को आप इजीली समझ पाए हैं, उन सभी बातों को आप समझ पाए हैं और ये भी समझ पाए होंगे कि व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक को जो आयोग ने हमें पढ़ने के लिए दिया है तो इसको पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है और इनसे रिलेटेड हमारे व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन होने चाहिए, हमें किस तरीके से अपने आचरण एवं नीति को प्रयोग करना चाहिए अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान ताकि हम बच्चों का अधिक से अधिक विकास कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि विद्यालय में शिक्षक के व्यावसायिक आचरण व नीति, यानी कि एक विद्यालय में शिक्षक के व्यावसायिक आचरण एवं नीति किस प्रकार से होने चाहिए। इन बातों को हम डिटेल में जानेंगे कि एक विद्यालय में एक शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, उनको किस तरीके से अपने प्रोफेशन के अंतर्गत आचरण करने चाहिए और अपनी नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी बातों को हम डिटेल में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि विद्यालय में शिक्षक के व्यावसायिक आचरण एवं नीति किस प्रकार से होने चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि शिक्षक मनुष्य निर्माता होता है, यानी कि जो एक अध्यापक होता है वो मनुष्य का निर्माता होता है, यानी कि मानव का निर्माण करता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने जीवन में जीना होता है, किस तरीके से उनको अपने कार्य को करना होता है और
और अपने जीवन के सभी समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व करना होता है और अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके से जो शिक्षक होते हैं वो मनुष्य निर्माता होते हैं, यानी कि मनुष्य का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स वो ये है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। देखिए, जब शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, यानी कि मनुष्य को वो बनाता है कि किस तरीके से आप अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से समाधान कर पाएँ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो इस तरीके से जब वो एक मनुष्य का निर्माता करते हैं, यानी कि मनुष्य का निर्माण करते हैं, तो इन्हीं सभी मनुष्य से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इस तरीके से शिक्षक जो है वो राष्ट्र के निर्माता भी होते हैं, यानी कि राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक शिक्षण पद्धति की आधारशिला होता है। देखिए, जो शिक्षक होता है वो शिक्षण पद्धति, यानी कि जो टीचिंग मेथड है उसकी आधारशिला है, यानी कि उसका बेस है। तो बेस का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि देखिए, आप किसी भी विषय वस्तु को जो पढ़ाते हैं वो विषय वस्तु बच्चे के पास भी होता है और वो आपके पास भी होता है। आप भी उसी विषय वस्तु को देखकर ही उसको रिलेट करके उस बच्चे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो अगर बच्चा चाहे तो उस किताब से भी पढ़ सकता है, लेकिन बच्चा उस किताब से पढ़कर अपने आप को उस तरीके से अपने माइंड को खोल पाएगा, उसका डेवलपमेंट कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी किताब को पढ़कर अपने आप को समझना या अपने कॉन्सेप्ट को समझ पाना। तो इसके लिए ही शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं और एक शिक्षक जब नियुक्त किए जाते हैं तो शिक्षक टीचिंग स्किल को अपने अंदर डेवलप करके आते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को किस तरीके से आसान बनाया जा सके, साधारण भाषा में उस बच्चे को समझाया जा सके। तो इन सभी शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन वो शिक्षक करता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। और इस प्रकार से जब वो किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो वो बहुत ही आसान और नॉर्मल साधारण भाषा में उसे एक्सप्रेस करते हैं ताकि बच्चे इसे इजीली समझ पाएँ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये टीचर्स का रोल होता है। और आप यूपीटेट सीटेट के दौरान जो भी आप साइकोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक्स पढ़ते हैं ये इसीलिए पढ़ा जाता है कि आपको विषय वस्तु को किस तरीके से आसान बनाना होता है, कौन कौन सी बातों को एक अध्यापक को पता होना चाहिए जिससे वो अपनी कक्षा के सभी बच्चों को समझ पाए और उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग उनके अनुसार ढल कर उनको समझा पाए। तो इसीलिए और आप सुपर टेट में भी जो टॉपिक सिलेबस साइकोलॉजी के अंतर्गत दिए गए हैं उन टॉपिकों को अभी तक पढ़ कर आए हैं तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि ये जो टॉपिक आपको दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, आयोग आपसे किस प्रकार के व्यवहार आपके अंदर चाहती है जिससे आप बच्चों का अधिक से अधिक विकास कर पाए। तो इसीलिए जो शिक्षक है वो शिक्षण पद्धति की आधारशिला यानी कि बेस है। उन्हीं के द्वारा ही बच्चे जो है किसी भी विषय वस्तु को बड़े ही आसान शब्दों में ईजीली समझ पाते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक राष्ट्रीय मानक है। यानी कि जो शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक, यानी कि जो शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक मतलब उनको अपने शिक्षण व्यवसाय को किस तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए, उसके किस प्रकार के आचरण होने चाहिए, इसके जो मानक होते हैं, इसके जो नियम होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उसी को ही हम राष्ट्रीय शिक्षा मानक कहते हैं। तो शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के जो मानक है वही राष्ट्रीय शिक्षा मानक है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को दिया गया है ताकि आप एज अ टीचर व्यावसायिक आचरण के मानकों को जानें, कौन कौन से टर्म्स कंडीशंस है इस टॉपिक के अंतर्गत जो आप शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत आपको अपने व्यवहार में लाने चाहिए, कौन कौन से नियम, कौन कौन से स्टैंडर्ड आपके अंदर विकसित होने चाहिए जिससे आप अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संचालित कर पाए और आप अपने आचरण को समझ पाए कि आपको बच्चों के साथ किस प्रकार से डील करने चाहिए। तो ऐसे जो मानक होते हैं व्यावसायिक आचरण के मानक, उसी को ही हम राष्ट्रीय शिक्षा मानक कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके कुछ कथन हैं स्टूडेंट जो आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शिक्षक के व्यावसायिक आचरण एवं नीति के अंतर्गत जो है रॉस जी ने कुछ सुझाव दिए हैं कि रॉस का कहना है कि शिक्षक के व्यावसायिक और आचरण एवं नीति इस प्रकार के होने चाहिए। तो रॉस के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षक अपने प्रयासों से विद्यार्थी को जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है उसे उच्चता पर पहुँचाने में सहायता देता है जिस पर वह अपने आप नहीं पहुँच सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रॉस साहब कहते हैं कि एक शिक्षक का जो रोल होता
होता है वो ये होता है कि वो अपने प्रयासों से, यानी कि शिक्षक एफर्ट लगाता है और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में, यानी कि विद्यार्थी तो वैसे भी आगे बढ़ता है, जो विद्यालय नहीं भी जाता है वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ता है और प्रकृति के नियमों के अनुसार वो विकसित होता है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी प्रकृति के नियमों के अनुसार जितना वो विकसित होता है उससे यदि अधिक विकसित होता है या उसे उच्चता पर पहुंचता है तो उसके लिए उसे एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो शिक्षक के माध्यम से ही अपने जीवन की उच्चतम बिंदुओं तक पहुंच सकता है, जिस पर वो अपने आप कभी भी नहीं पहुंच सकता। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि एक शिक्षक के अंदर इस प्रकार की एबिलिटी होनी चाहिए कि जो बच्चा अपने जीवन में प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है लेकिन वो स्वयं से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जिस लेवल तक पहुंचाने के लिए उसे एक अध्यापक की आवश्यकता होती है। यानी कि अध्यापक एक सीढ़ी के समान होता है जो बच्चे को नीचे से ऊपर तक ले जाता है, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं होती है और बच्चे को आगे बढ़ने में वो मदद करते हैं। तो इस प्रकार के गुण जो है एक आदर्श शिक्षक में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और शिक्षक का क्या रोल है, व्यावसायिक आचरण शिक्षक को किस प्रकार से करने हैं, किस प्रकार से उनको नियमों का पालन करना है, इन बातों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लोरी के अनुसार है कि लोरी ने भी व्यावसायिक आचरण एवं नीति पर बेस्ड अपने सुझाव दिए हैं शिक्षक के लिए। तो उनका मानना यह है कि यदि अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है तो उसे शीघ्र ही दुकानदार बन जाना चाहिए। यानी कि यदि अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द दुकानदार यानी शॉपकीपर बन जाना चाहिए। वहाँ उसे अपनी योग्यता के अनुसार निसंदेह आदर्श प्राप्त होगा। यानी कि वहाँ उसे अपनी योग्यता के अनुसार निसंदेह आदर्श प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अभी तक व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक पर बेस्ड जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक के रोल के बारे में बताया गया कि एक शिक्षक के अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए जिससे वो अपने व्यावसायिक आचरण को समझे, अपने व्यावसायिक नीति को समझे और अपना पूरा समर्पण जो है बच्चों के हितों में दे, बच्चों का अधिक से अधिक डेवलपमेंट पर जोर लगाए। तो इस तरीके से लोरी जी का भी मानना यह है कि अगर किसी अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है तो उन्हें दुकानदार बन जाना चाहिए, कि यदि वो दुकानदार बन जाएंगे तो उन्हें उनके व्यक्तित्व के अनुसार उन्हें आदर्श प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ होने चाहिए जो आपको व्यावसायिक आचरण एवं नीति के अंतर्गत मैंने बताए हैं, वो सभी गुण आपके अंदर होने चाहिए। यदि आपके अंदर होंगे तभी आप एक बेहतर अध्यापक बन पाएंगे और बच्चों का अधिक से अधिक विकास कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आयोग के माइंडसेट को भी समझ पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसको रिवाइज कीजिए बार बार और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि एक आदर्श टीचर में किस प्रकार के गुण होने चाहिए और आयोग का क्या माइंडसेट है। यहाँ से जो भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे जाएंगे वो इनसे बाहर नहीं होगा। यदि आप अपने व्यवहार में इस प्रकार के परिवर्तन को करते हैं और इस टॉपिक को आप समझते हैं और अपने व्यवहार में इसको ढालते हैं तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी व्यावसायिक आचरण एवं नीति पर अपने सुझाव दिए हैं। तो चलिए जानते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार व्यावसायिक आचरण एवं नीति क्या है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार वे अपने कार्य को जीविकोपार्जन का अरुचिकर साधन नहीं समझेंगे बल्कि उसे समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण मार्ग समझेंगे, साथ ही उसे आत्मसिद्धि एवं आत्मव्यक्ति का मार्ग समझेंगे। यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग का मानना है कि कोई भी शिक्षक अपने कार्य को जीविकोपार्जन का अरुचिकर साधन नहीं समझेंगे। यानी कि ये नहीं समझेंगे कि इसके द्वारा ही मैं अपने जीवन को सही ढंग से संचालित कर सकता हूँ या मैं अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकता हूँ। यानी कि उनको सिर्फ जीने के लिए ही शिक्षक नहीं बनना है बल्कि उसे समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण मार्ग समझेंगे। यानी कि उनको ये समझना होगा शिक्षकों को कि आप समाज सेवा कर रहे हैं और ये समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, एक महत्वपूर्ण रास्ता है। साथ ही उसे आत्मसिद्धि एवं आत्माभिव्यक्ति का मार्ग समझेंगे और साथ ही साथ वो ये भी सोचेंगे शिक्षक कि ये समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण मार्ग है और आत्मसिद्धि अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपने आत्मा को अभिव्यक्त करने का मार्ग समझकर यदि वो कार्य करेंगे तो ही वो बच्चों का अधिक से अधिक विकास कर सकते हैं। अगर वो ये सोचे कि ये जो है इसके द्वारा मेरी रोजी रोटी चलेगी, ये मेरा जीविकोपार्जन है, यानी कि इसके बिना मैं जो है अपना
परिवार नहीं चला सकता हूँ, किस प्रकार की सोच रखकर यानी कि जीविकोपार्जन की सोच रखकर वो अध्यापन कार्य को ना करें, क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे तो वो रुचि के हिसाब से कार्य नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ पैसे के लिए कार्य करेंगे। लेकिन इस प्रकार की सोच आपकी नहीं होनी चाहिए यदि आप एक शिक्षक हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपना कार्य जो है समाज सेवा को ध्यान में रखकर अगर करेंगे, अपनी आत्मा की सिद्धि यानी कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को अच्छे से अभिव्यक्त करने के मार्ग के रूप में यदि आप शिक्षण करेंगे, अध्यापन करेंगे, तो आप एक आदर्श शिक्षक कहलाएंगे। इसीलिए आपको व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक को दिया गया है आपके सिलेबस में, ताकि आपका जो व्यवसाय है यानी कि आप शिक्षण व्यवसाय है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, तो आपके शिक्षण व्यवसाय के किस प्रकार के आचरण होने चाहिए, किस प्रकार की नीति होनी चाहिए, इन सभी बातों को आप अच्छे से जानें, आप अपने व्यवहार में इसको उतारें और इसका इम्प्लीमेंट जब आप सही ढंग से करेंगे तभी आप बच्चों को अधिक से अधिक विकसित कर पाएंगे। ऐसा मानना है आपके आयोग का, इसलिए आपके आयोग ने इस टॉपिक को आपको दिया है। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, लेकिन 1 से 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे उसके अंतर्गत अब तक जो मैंने आपको कराए हैं इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को करने के बाद व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक पर बेस्ड अब तक जितने भी क्लासेस मैंने आपको करवाए हैं उन सभी क्लासेस को आप रिवाइज करेंगे, इसको समझेंगे और फील करेंगे, फील करके पढ़ेंगे, आपके व्यवहार में वो सभी बातें सम्मिलित हो जाएंगे और आयोग के द्वारा जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।